बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर आपको बताएं कि एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर तक इजाफा मुमकिन है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ भिजवाई हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर तक इजाफा मुमकिन है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ भिजवाई हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 6.50 रुपए और डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा किया जा सकता है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ भिजवाई हैं। टैक्सेस खत्म करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी लाई जा सकती है। पेट्रोलियम लेवी की शरह सिफर और जीएसटी कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 6 रुपए 50 पैसे और डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा किया जा सकता है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ भिजवाई हैं। टैक्सेस खत्म करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। पेट्रोलियम लेवी की शरह सिफर और जीएसटी कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। आपको इस खबर से आगाह करें कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। कीमतों में 6 से 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 6 रुपए 50 पैसे और डीजल 8 रुपए फी लीटर महंगा किया जा सकता है। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 3 तजावीज़ भिजवाई हैं। पावरलूम मालिकान की जानिब से कपड़े की सेल 8 रोज से बंद। सेल बंद होने से मार्केट में कपड़े की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ताजरों ने कपड़ा मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा ताजिर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पावरलूम मालकान की जानिब से कपड़े की सेल बंद करने के आफ्टर शॉक्स मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। कपड़े की कीमत में 10% इजाफा हो चुका है, जिस पर दुकानदार जो हैं वो भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा नाजरीन को मजीद के जो सेल बंद की गई है पावरलूम मालकान की जानिब से, इससे क्या नुकसान होंगे, कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं कपड़े? देखिए जी, ये सिर्फ गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये सारा मामलात हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को तवज्जो नहीं देगी तो मज़ीद जैसे आटा बहरान हुआ, जैसे चीनी बहरान का शिकार हुई, ऐसे ही कपड़ा बहरान की तरफ चला जाएगा। जो कपड़ा 10% से 15% रेट बढ़ चुके हैं। रेट बढ़ने के साथ साथ जो बहरान है ना, वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मार्केट में काम आगे ही नहीं था, कस्टमर में बाइंग पोजीशन बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से ये जो पावर मालकान जिसको अंडर कॉस्ट माल बेचारे को बेचना पड़ रहा है, पैसे ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से और महंगाई बढ़ने की वजह से, उससे वो बेचारा मरता ही जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम इस पे तवज्जो दे, इस सेक्टर पे, कि ये सेक्टर। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पावरलूम सेक्टर पर तवज्जो दे, क्योंकि पहले ही अंडर कॉस्ट जो माल है वो पावरलूम मालकान सेल कर रहे थे, लेकिन अब पावरलूम मालकान की जानिब से जब कपड़ा मार्केटों में सेल करना बंद कर दिया गया है तो इससे ना सिर्फ महंगाई का तूफान आएगा। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में एफडीए ने वर्क चार्ज मुलाजमीन की 1.5 करोड़ रुपए से जायद तनख्वाहें दुबा ली। 135 वर्क चार्ज मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। बेशतर मुलाजमीन नौकरी बचाने के लिए खामोशी तोड़ने से भी कासिर हैं। आपको इस खबर से आगाह करें, फैसलाबाद में एफडीए ने वर्क चार्ज मुलाजमीन की 1.5 करोड़ रुपए से जायद की तनख्वाहें दुबा ली हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ایف ڈی اے میں 135 سے زائد ایسے ملازمین ہیں جو کہ ڈیلی ویجر ہیں یا ورک چارج کے طور پر کام کر رہے ہیں. ان میں سے 42 ایسے ملازمین ہیں جو کہ ایف ڈی اے سٹی میں اپنی خدمات دے رہے ہیں اور باقی ماندہ ملازمین ایف ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر نہ صرف انکروچمنٹ ڈرائیوز میں حصہ لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیورز اور نائب کاسب کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں، ان ملازمین کو ان کی باقی ماندہ تنخواہیں نہیں دی گئی. سکلڈ اور نان سکلڈ کی مد میں مجموعی طور پر 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ابھی تک ایف ڈی اے حکام کی جیب میں ہے اور ان ملازمین کو ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی، جس کے باعث ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اور اکتوبر کا اگر مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو 7 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ واجب الادا ہوں گی. اس حوالے سے یونین کے پلیٹ فارم سے گزشتہ مہینے ان کی جانب سے احتجاج کی کال بھی دی گئی اور اس وقت بھی ایف ڈی اے انتظامیہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی. لیکن اس کے باوجود ابھی تک تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی، جس کے باعث ملازمین جو ہیں وہ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سٹی 41 سے ہم نے جب ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ورک چارج ملازمین نے گفتگو کرنے سے بھی جو تھا وہ اجتناب کیا اور ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ملازمین پریشان ہے. بہت شکریہ رمضان مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد 2019 کا ایکٹ ختم، لوکل گورنمنٹ کا پرانا ایکٹ لاگو کر دیا گیا. فائنینشل معاملات بہتر طریقے سے چلانے کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی. جنرل فنڈ، ڈیولپمنٹ فنڈ، پینشن فنڈ اور سیکیورٹی فنڈ کے لیے الگ اکاؤنٹس بنیں گے. فائنانس ڈپارٹمنٹ پابند ہوگا. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ فیصل آباد 2019 کا ایکٹ ختم، لوکل گورنمنٹ کا پرانا ایکٹ لاگو کر دیا گیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے، جو بتائے گا. جب بات کی جائے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو نیا ایکٹ لاگو کر دیا گیا اور اسی کے نفاذ کے ساتھ ساتھ یہاں پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں یونین کونسلز کے حوالے سے، ایم سیز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ مقامی حکومتوں کے حوالے سے. یہاں پر انہیں اپنے تمام کے اکاؤنٹس الگ الگ بنوانا ہوں گے. اس میں جو ڈیولپمنٹ کا فنڈز ہے اس کے لیے الگ اکاؤنٹ بنے گا، جو یہاں پر تمام ملازمین کی سیلری جائے گی اس کے لیے الگ اکاؤنٹ بنے گا، سیکورٹی کا الگ اکاؤنٹ بنے گا. اسی طرح سے جتنے بھی فنڈز ہوں گے ان کے الگ الگ اکاؤنٹس بنائے جائیں گے. پھر اس کے علاوہ جو 18 اکتوبر 2021 سے لے کر 30 جون 2022 تک کے لیے بجٹ بھی سیکٹری حضرات بنائیں گے. فنانس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنا اپنا بجٹ بنائیں گے. جس حساب سے انہوں نے سیلریز دینی ہے، جس حساب سے ڈیولپمنٹس کے فنڈز لگانے ہیں، یہ تمام چیزیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت دی گئی ہے کہ اب دوبارہ سے لاگو کی جائیں اور اس کے لیے جو بائی لاز ہے وہ بھی انہیں فراہم کر دیے گئے ہیں کہ بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اکاؤنٹس بنائیں، ڈیولپمنٹ سکیمز بنائیں، ملازمین کی تنخواہوں کے فنڈز رکھیں اور اسی طرح سے دوسرے تمام ضروری فنڈز ہیں ان کے لیے الگ الگ اکاؤنٹس بنائیں، کسی میں بھی مرج نہ کریں بلکہ الگ الگ بینک اکاؤنٹس کھلوائیں. پھر اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام جتنے بھی رولز ہیں وہ تمام کے حساب سے جو لاگو ہوں گے. اور اسی طرح سے جو نیا ایکٹ ختم کر کے پرانا ایکٹ لاگو کیا گیا تو اب پرانے ایکٹ کے جو بائی لاز ہے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. اکاؤنٹس بنائے جائیں گے. بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ڈینگی کے بعد لگاتار 24 گھنٹے میں فیصل آباد میں 8 نئے مریض سامنے آ گئے. روزانہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 228 ہو گئی. جھنگ میں آج بھی 2 شکار، زیر علاج مریض 9 ہو گئے. روزانہ مریضوں کی مجموعی تعداد 65 تک جا پہنچی. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ ڈینگی کے بعد لگاتار 24 گھنٹے میں فیصل آباد میں 8 نئے مریض سامنے آ گئے. روزانہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 228 ہو گئی. جھنگ میں آج بھی 2 شکار، زیر علاج مریض 9 ہو گئے. روزانہ مریضوں کی مجموعی تعداد 65 تک جا پہنچی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینگی کے وار لگاتار ہیں اور 24 گھنٹے میں فیصل آباد میں 8 نئے مریض سامنے آ گئے. روزانہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 228 ہو گئی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے، جو بتائے گا. جی بالکل، جھنگ میں ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں اور اس سے جھنگ میں افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جھنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جن کو DH2 اسپتال داخل کروایا گیا اور وہاں پر زیر علاج افراد کی تعداد 9 ہو چکی ہے. تاہم جھنگ میں رواں سال ڈینگی سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 65 بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد میں
24 घंटों में जो नए केस सामने आए हैं उनकी तादाद 8 है, और फैसलाबाद में रवां साल जो असरा अफराद है उनकी तादाद जो है वो 228 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की है कि वो जो तदाबीर पर अमल करें, अपने घरों, गलियों, मोहल्लों में पानी जमा ना होने दें। जाने महकमा माहौलियात ने भी डेंगू के खात्मे के हवाले से जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में जाली बिल्स पर सप्लाई ऑर्डर जारी होने का इंकशाफ। 8000 एडमिशन चार्ज पकड़े गए। 4,17,600 रुपए के जाली एडमिशन चार्ज शामिल हैं। एमएस एलाइड अस्पताल के मुताबिक अरसे दराज से ठेकेदार सप्लाई दे रहे हैं। मेरे जाली दस्तखत करके सप्लाई ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलाइड अस्पताल में जाली बिलों पर सप्लाई आर्डर जो थे वो यहाँ पे जारी हो रहे थे, और ऐसे में जो डीएमएस स्टोर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, उनकी जानिब से जो है वो जाली सप्लाई आर्डर जो है पकड़ लिया गया, और इसमें 8000 जो है चार्ज, एडमिशन चार्ज जो कि मरीज़ों को यहाँ पे दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मरीज़ों की उसके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाती है, वो शामिल। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर यूसुफ शरीफ, इंचार्ज जनरल स्टोर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। सर मैंने फरवरी में इसका चार्ज लिया था, और यहाँ पे गुज़िश्ता अरसा दराज से मुख्तलिफ ठेकेदार, कुछ फिक्स मुख्तलिफ कंपनियों, एक ही ऑनर मुख्तलिफ कंपनियों के साथ यहाँ पे बिज़नेस कर रहे थे, और इनके बिज़नेस में थोड़ी सी करप्शन का इन्वॉल्वमेंट है। हुआ ये कि गुज़िश्ता दिनों मुझे एक मेरे पास जेली सप्लाई ऑर्डर जो मैंने देखा वो एक जेली था, मेरे इनिशियल से इनिशिएट किया गया था। उसको मैंने एमएस साहब को इतला की, मगर मुझे ठेकेदार एंटर हुआ और उसने मुझे इन्फोर्स किया बिल को पास करने में, जिसको मैंने इनकार किया तो उसने मुझे जान की धमकी दी। फुली इक्विप्ड था, फिर बाहर मुझे कहा, धमकी दी कि आप बाहर निकलो, आपको देख लिया जाएगा, और बाहर उसने एक गाड़ी मंगवा कर उसमें भी गलत किस्म के लोग, 5 के गालबन 5 से ज़्यादा थे या 5 थे, वो मेरा उन्होंने पीछा किया। फिर जब ठेकेदार ने देखा कि मेरी गाड़ी क्रॉस उनसे कर गई है तो फिर उसने भी मेरे पीछे गाड़ी लगा ली। तो फिर मुझे जान बचाने के लिए फिर वंस अगेन मुझे एलाइड हॉस्पिटल आना पड़ा, और सिक्योरिटी मुझे तलब करनी पड़ी, और एमएस साहब के पास मैं अपने आप को सिक्योर महसूस किया। तो ये यहाँ पे ये काम हो रहा है, थ्रेटनिंग हो रही है, और वो है, इसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी है। इन ठेकेदारों के साथ बेसिकली हमारे जो स्टोर कीपर इंचार्ज भी इन्वॉल्व हैं इनके बिज़नेस में, तो एमएस साहब को मैंने इतला कर दी है। इनमें से इनके खिलाफ पीडा एक्ट के ज़रिए कार्रवाई भी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और हम इसको लाहे अमल तक एंड तक पहुँचाएँगे। तक जो है वो केस को पहुंचाया जाएगा, और जो मुलाजमीन इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़दार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अठारह हज़ारी में महकमा सेहत मुलाजमीन की मुसलसल नाकिस कारकर्दगी। मुहिम रीच एवरी डोर के खातिर ख्वाह नताइज हासिल न हो सके। मुहिम रीच एवरी डोर के बेहतर नताइज न मिलने पर महकमा सेहत हुकाम ने सर पकड़ लिए। इसी पर मजीद बात करेंगे अबू तराब तराबी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम रीच एवरी डोर जो है वो महकमा सेहत मुलाजमीन की सुस्त रवि का शिकार है। महकमा सेहत मुलाजमीन की जानिब से इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। BHUs जो हैं 7 बुनियादी मराकज़ सेहत, उनकी जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं उनकी जानिब से भी इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से इलेक्शन लिया गया है। महकमा सेहत के हुकाम सर पकड़ कर बैठे हैं कि महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं वो इस मुहिम में वो नताइज नहीं दे सक रहे जो कि मुतमईन करने वाले नताइज होते हैं। खातिर खा जो नताइज हैं वो मुलाजमीन की जानिब से नहीं दिए जा रहे।
कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के लिए रीच एवरी डोर मुहिम के लिए 18 रोज मुख्तस किए गए थे, जिसमें घर घर जाकर पोलियो टीमें जो हैं, जो वैक्सीनेशन टीमें हैं, उन्होंने वैक्सीन करना थी। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही फराहम करने के साथ साथ वैक्सीन के फ़राइज़ भी सर अंजाम देना थे, लेकिन महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो रोज़ाना हदफ है वो हासिल नहीं किया जा रहा, जिस पर जो है वो महकमा सेहत हुकाम की जानिब से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से 17 मुलाजमीन की जवाब तलबी की गई है, जिनमें लेडी हेल्थ विजिटर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, सेंट्री इंस्पेक्टर और CDC जो है इस कैडर्स के लोग शामिल हैं। महकमा सेहत मुलाजमीन की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उनसे एक रोज़ में तहरीरी जवाब जो है वो तलब किया गया है, ताकि उनके खिलाफ मजीद जो कार्रवाई है, महकमाना कार्रवाई, वो अमल में लाई जा सके। इससे पहले भी 7 मुलाजमीन। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में आला अफसरों की आसामियां तवील अरसे से खाली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल समेत दीगर अहम सीटें 1.5 साल से खाली। इंफॉर्मेशन ऑफिसर की आसामी 7 साल से तैनाती की मुंतज़िर। इंतजामिया ने तमाम ओहदों पर एडिशनल चार्ज देकर कारोबार जारी रखा है। शहरियों को परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जी तैयब बताएगा। टोबा टैक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो टोबा टैक्सिंग एक छोटा मगर एक अहम ज़िला है, मगर इस अहम ज़िले को खातिर खा में नहीं लेके आया जा रहा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसकी वजह से तकरीबन 9 से ज़ायद जो अहम असामियाँ हैं वो यहाँ पर तवील अरसे से खाली हैं। जिसमें अगर बात करते हैं सबसे पहले हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, जो कि ज़िले के जो तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात होते हैं उनका निगहबान होता है, जितने भी डोमिसाइल के इश्यूज़ होते हैं और दूसरे मामलात होते हैं उनको देखता है, वो असामी जो है तकरीबन पिछले 1.5 साल से खाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट, जो कि तमाम बस रूट्स को मॉनिटर करता है, वायलेशन हो रही होती है ट्रांसपोर्ट की किसी भी किस्म की या गाड़ियों की जो फिटनेस होती है, उन तमाम तर मामलात को देख रहा होता है, तो इसकी वैकेंसी भी तकरीबन 6 माह से खाली है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जितने भी फाइनेंस के इश्यूज़ होते हैं उनको देखता है, और ख़ासतौर पर डिप्टी कमिश्नर के जितने भी अखराजात होते हैं, जितने भी हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रांट्स आती हैं, जो कि जिसमें रमज़ान बाज़ार आ जाते हैं, सहूलत बाज़ार आ जाते हैं, या किसी भी किस्म की एड्स आती हैं, वो तमाम तर मामला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस से देखने होते हैं। तो इसकी वैकेंसी भी तकरीबन 1 साल से खाली है, जबकि इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो गुज़िश्ता 7 साल से खाली है। ज़िला टोबा के अंदर 7 साल से किसी भी किस्म का इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो तैनात नहीं किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, जो कि डिप्टी कमिश्नर के जो तमाम महकमात होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, और ख़ासतौर पर स्कूलों के अंदर और जो महकमा सेहत की जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग उसके ज़िम्मे होती है। तो तमाम तर मॉनिटरिंग करने की जो अहलियत है इस टोबा टैक्सिंग के अंदर नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है वो 3 माह से गुज़िश्ता खाली है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव की, जो कि तमाम तर वैक्सीनेशन कैंपेन्स, कोरोना कैंपेन, EPI कैंपेन, पोलियो कैंपेन तमाम का इंचार्ज होता है, इसकी वैकेंसी भी तवील अरसा से खाली है। बाकायदा ऑफिसरान ना होने की वजह से जो तमाम ऑफिसरान हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है वो किसी भी किस्म के जो बड़े फैसले हैं वो करने से कासिर हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि हमने तमाम तरह असामियों के हवाले से हुकूमत पंजाब को मरासले लिखे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कब इसके ऊपर बाकायदा तैनातियाँ होती हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा तैनाती नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें एडिशनल चार्ज दे के ज़िले को चलाना पड़ रहा है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाकायदा चार्ज ना होने की वजह से, बाकायदा ऑफिसरान ना होने की वजह से शहरियों को अपने काम करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम सरमा का आगाज होते ही चिन्योट में गैस गायब रहने लगी। खाना पकाने के औकात में गैस की किल्लत मामूल बन गई। खवातीन परेशान हैं, कहती हैं सिलेंडर बहुत महंगे हैं, नहीं खरीद सकते। गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे वकार घुम्मत से। जी वकार बताएगा मजीद खवातीन क्या कहती हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, गर्मियों में बिजली का मसला आवाम को दरपेश होता है, और जैसे ही सर्दियां आती हैं गैस की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। गैस प्रेशर में कमी का एक बहुत बड़ा मसला है चिन्योट में भी। अभी मौसम जैसे ही सर्द होना शुरू हुआ है तो रिहायशी इलाकों में खास तौर पे जो गैस के प्रेशर में कमी है और मुख्तलिफ औकात में गैस बिल्कुल कम हो जाती है। इस वक्त भी हम एक घर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैस का प्रेशर है और इस पर हांडी पकाना कितना दुश्वार या मुश्किल होगा आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं इस वक्त कितनी कम मिकदार में गैस आ रही है।
सारे शहर में इस वक्त दिन के औकात में ख़ास तौर पे जब लोगों ने, बच्चों ने स्कूल और अपने कामकाज पे जाना होता है, ख़वातीन का ये कहना है कि नाश्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। हम इस घर में मौजूद हैं लेकिन ख़वातीन सामने नहीं आना चाह रही कैमरे के, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो कि बेशतर लोगों को दरपेश है कि दिन के औकात में ख़ास तौर पे गैस प्रेशर की कमी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से महकमा सुई गैस के हुकाम का ये भी कहना है कि गैस की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए लोड मैनेजमेंट की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि खाना पकाने के औकात में अवाम को जो गैस की कमी का सामना ना करना पड़े, दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो मुख्तलिफ औकात में उसमें लोड को मैनेज करने के लिए बाज़ औक़ात मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश भी की जा रही है। ताहम महकमा सुई गैस का ये कहना है कि खाना पकाने के 3 जो औकात हैं, कोशिश की जा रही है कि इन औकात में गैस को बंद ना किया जाए। ताहम गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होने से सर्दियों में गैस पाइपलाइन में गैस जमने की वजह से इसमें प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग उजड़ा हुआ चिनाब पार्क होगा एक बार फिर आबाद। इंतजामिया को पार्क की हालत का ख्याल आ ही गया। ताज़ीन और आराइश शुरू और पार्क में नए बेंच रखे जाएंगे, जबकि वॉकिंग ट्रैक पर 70 से ज़ायद लाइट्स लगाई जाएंगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, जंग का सबसे बड़ा चिनाब पार्क 32 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। इस पार्क की हालत को बेहतर करने का फैसला किया है। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल अकरम भरवाना की निगरानी में इस वक्त यहाँ पर जो अमला मौजूद है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा अफराद को लगाया गया है जो इस वक्त पार्क की सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी पार्क की जो है वो तज़ीनो आराइश जो है वो चंद ही रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके तमाम जो दरवाजे हैं उन पर रंगो रोगन किया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स पर जो है वो लाइट्स भी जो है वो नस्ब की जा रही हैं। बड़ा पार्क है और ये अरसा दराज से इसको जो है वो नज़रअंदाज भी किया गया था। हम इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो प्लांटेशन का अमल भी इस वक्त यहाँ पर जारी है और तमाम यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस पार्क को अगर बेहतर अंदाज से आबाद कर लिया जाए तो बिलाशुबा लोगों के लिए सबसे अच्छा तफरीही मुकाम होगा। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल अकरम भरवाना से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ज़िला कौंसल का ये पार्क है, इस पार्क को नज़रअंदाज भी किया गया था, इसमें क्या बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 32 एकड़्स ऑफ लैंड पे मुश्तमिल है चिनाब पार्क। ये डिस्ट्रिक्ट जंग का सबसे बड़ा पार्क है और ये एक अरसा दराज से इसको निगलेक्ट किया जाता रहा है। साबिक़ा दौर में इस पर कोई खातिर खा पहले कोई काम नहीं किया जा सका, तो अब हमने इसको टेकअप किया है। तो इसमें हम इसके जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं उस पर हम मोर देन 70 जो है वो फैंसी लाइट्स वो लगाने जा रहे हैं और वो प्रोसेस अभी 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स का। उसकी जो बाउंड्री वॉल है और उसका जो बाउंड्री ग्रिल है उसको हम पेंट करवा रहे हैं, उसके गेट और पिलर्स उसको पेंट करवा रहे हैं। उसके अलावा जो सीटिंग बेंचेस जहाँ पे नहीं थे पार्क में वो हम रखवा रहे हैं। मोर देन 12 ऑफ बेंचेस जहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा ये मिसिंग पैचेस ऑफ ग्रास वो हम ठीक कर रहे हैं और ग्रास की जो कटिंग मशीन वो यहाँ पे चल रही है। मैनुअल वर्क की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमने शुरू किया हुआ है पिछले 1 हफ्ते से और इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रिपेयर जो है वो विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ जो है वो हम करके और प्लांटेशन मोर देन 5000 प्लांट्स जो हैं वो हम यहाँ प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक और इंशाल्लाह इसकी हालत को मज़ीद बेहतर करने के लिए हम अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जंग के वसाइल बरूए कार लाएंगे ताकि लोगों को सैर व तफरीह के लिए यहाँ जंग में अच्छी सहूलतें वो मैसर हो सकें। जिला कौंसिल के तमाम तरह जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा और इस पार्क को जंग का सबसे बेहतरीन पार्क बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर लोग जो है वो तफरीह के लिए आ सकें। अकरम भरवाना का ये कहना है कि इसकी बाउंड्री वॉल जो टूट फूट का शिकार थी प्लांटेशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद जुमरा रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया और अरकान असम्बली ने कोई एक्शन न लिया। रोड पर मौजूद गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। आपको अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करते चले। फैसलाबाद में जुमरा रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया और अरकान असम्बली ने कोई एक्शन न लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे हाशिर अहसन से। जी हाशिर, बताएगा। जी बिल्कुल, ये मेन जुमरा रोड है और ये रोड जो है ये तकरीबन 3 साल से टूट फूट का शिकार है। उस रोड का अभी तक जो कोई पुरसाने हाल नहीं और जहाँ पर
کہ جو قومی ممبران ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، ان کی طرف سے بھی اس روڈ کے لیے نہ تو کوئی ابھی تک کوئی گرانٹ منظور ہوئی ہے. اگر گرانٹ منظور ہو بھی چکی ہے تو اس روڈ پر جو ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تاحال اس روڈ پر کوئی کام نہیں شروع ہو چکا، اور یہ روڈ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے یہ روڈ اسی طرح، جس کی وجہ سے یہاں پر جو تیز رفتاری سے گزرنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہیں وہ اکثر یہاں پر حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، تو بتائیے گا یہ روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بہت سارا مشکلات کا سامنا ہے. گاڑیوں میں نقصان ہوتا ہے، گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے، گزرنے والے کو بہت مشکلات ہے، اور کافی دیر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کوئی سڑک، کوئی انتظامیہ نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، بہت سارا مشکلات ہے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے ان کو جو ہے کافی زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. جو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، وہ مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ حاشر احسن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ کی عوام کے لیے اچھی خبر ہے. ایم پی سعید احمد سعیدی کی کاوشیں رنگ لے آئی. حکومت کی 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پیرامیڈیکل کالج کی منظوری دے دی گئی. اسی پر مزید بات کریں گے شاہد محمود سے. جی شاہد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عوام کے لیے آج جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بڑی خبر ہے کہ آج جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پیرا میڈیکل کالج کی منظوری ہو چکی ہے. 25 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. اس وقت میرے ساتھ ایم پی سعید احمد سعیدی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے جانتے بھی ہیں اس منصوبے کے حوالے سے. سعید صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اشد ضرورت تھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عوام کو اس منصوبے کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس منصوبے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے چیف منسٹر جناب عثمان احمد بزدار صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لیے اور خاص طور پر پی پی 121 این 112 کے لیے ہیوی ویٹ پروجیکٹ دیے. اس موقع پر جو میرے قائد کا ویژن تھا عمران خان صاحب کا، اس کی مکمل تائید کی جا رہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کی فیسلٹیز دی جائیں. آج جہاں پہ آپ کو علم میں ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹراما سینٹر، برن یونٹ، ڈیالسس یونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیوی ویٹ پروجیکٹ جو کہ کل اپرووڈ ہو چکا ہے، پیرامیڈکس کالج. یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. 25 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے انشاءاللہ، جس کے ابھی ودن منتھ کام سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ پروجیکٹ 3 سال میں انشاءاللہ ہمارا مکمل ہوگا. یہ اس موقع پر میں اپنی جتنی بھی ہماری گورنمنٹ پنجاب ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کو جتنے بھی معاملات ہیں اولین ترجیح دی، اور ہمارے ہیوی ویٹ منصوبے تقریباً 75 کروڑ روپے کی لاگت سے ہمارے ڈی ایچ کیو کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ پیرامیڈکس کا کالج بھی بننے جا رہا ہے. شکریہ. جی بالکل، اس طرح بات سنیں ایم پی سعید احمد سعیدی کی. ان کا کہنا ہے کہ سی ایم پیکج کی جانب سے خصوصی طور پر یہ منصوبہ جو ہے وہ دیا گیا، اور ایک اہم جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے آنے والے چند دنوں کے بعد اس پہ جو ہے مزید کام شروع ہوگا اور آغاز ہو جائے گا. اور مزید کام شروع ہوگا. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. متعدد بار ایک ہی خلاف ورزی پر لائسنس کینسل ہوگا. خلاف ورزی کو بار بار دہرانے والے 190 سے زائد لائسنس منسوخ. فیلڈ آفیسر لائسنس کینسل کرنے کی سفارش کرے گا. اسی پر مزید بات کریں گے وقاص بیگ سے. جی وقاص، بتائے گا مزید کیا احکامات جاری کیے گئے؟ جی بالکل، ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بار بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے لائسنس جو ہیں ان کو کینسل کیا جائے گا، اور دوبارہ لائسنس بنانے کے لیے خاص مدت کا تعین بھی جو ہے وہ کیا جائے گا. اس حوالے سے اگر بات کی جائے رواں سال کی تو 190 سے زائد افراد کے لائسنس جو ہے وہ منسوخ کیے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر لائسنس جو ہیں وہ بار بار بڑی اور سویئر وائلیشن کرنے پر کینسل کیے گئے ہیں. ترجمان ٹریفک پولیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ لائسنس کینسل کرنے کا کیا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے، اور جن شہریوں کے لائسنس کینسل ہوں گے تو دوبارہ لائسنس وہ کس طرح سے اپلائی کر سکیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ لائسنس کینسلیشن کا سلسلہ جو ہے وہ اب چل نکلا ہے. پہلے لائسنس کینسل نہیں کیے جاتے تھے،
اب अगर लाइसेंस कैंसिल होंगे तो किस किस्म की वायलेशन पे होंगे और उनका फिर हल क्या होगा? शहरी जो हैं दोबारा से लाइसेंस कैसे बनवा सकें? जी बिल्कुल, ये एक तो मैं क्लियर करूं कि ये लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास ये लीगल पावर है कि वो उसको सस्पेंड कर सकें, और वो सस्पेंशन का जो टाइम पीरियड है उसका तयन वायलेशन को देख के वो करते हैं। जहाँ तक ये रिकमेंडेशन की बात है, तो जो फील्ड ऑफिसर होता है जिन्होंने वायलेशन पे कार्रवाई करनी है, तो वो चलान के साथ साथ अगर वो समझते हैं कि ये वायलेशन बड़ी है या कोई हादसा सरजद हो सकता है या हुआ है या कोई स्नोयत की चीज़ हो, तो वो लाइसेंस और इवन रूट परमिट जो है वो कैंसलेशन के लिए भेजते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, और उसका पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, और उसके बाद वो लाइसेंसेज कैंसिल कर दिए जाते हैं। अच्छा, जिनके लाइसेंस शहरियों के कैंसिल कर दिए जाते हैं, अगर वही शहरी जो हैं अपने सस्पेंशन टाइम के बाद दोबारा से लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहें तो उसका कुछ खास तरीकाकार जो है वो भी तय किया गया है? जी, जैसे ही वो सस्पेंशन पीरियड ख़त्म होता है तो लाइसेंस उनको दोबारा दे दिया जाता है, और डेफिनेटली अब ऐसा मैकेनिज्म जो है वो बनने जा रहा है कि जी फॉर एवर लाइसेंस को ख़त्म कर दिया जाए, या एटलीस्ट उसका पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार और सवेर किस्म की वायलेशन करने वाले अफराद के लिए ये भी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर इंतजाम मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शुरा की महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज के बारे में शदीद नारेबाजी, हुकूमत से फौरी महंगाई पर कंट्रोल पाने का मुतालबा कर दिया। मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताएगा मजीद इनके क्या मुतालबात हैं? तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाज का अमल जो है वो जारी है। MSF के तलबा और जो है मुख्तलिफ यूनियंस की जानिब से ज़िला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की ज़ेर सरबराही जो है वो एहतजाज किया गया। सवाल से में ज़िला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, महंगाई की बढ़ती सूरत हाल है, इस बारे में PDM की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, नून लीग की प्लेटफॉर्म से भी एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू सिटी 41। बात यह है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है ना, उसका इन्हसार 4 चीज़ों पर होता है: खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी और तालीमी पॉलिसी। आप किसी पॉलिसी को उठा के देख लें, आपको नया रंग ही नज़र आएगा। नया पाकिस्तान है ना, इसलिए नया रंग ही नज़र आएगा। कहीं कोई सॉलिडेरिटी हमें नज़र नहीं आ रही, कहीं ऐसा पन नज़र नहीं आ रहा जिसमें मैच्योरिटी हो, और गरीब जो है वो बिल्कुल पिस के रह गया है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। ये रिक्शे वालों खड़े हैं, आप लोग देख लें कि कितनी लाइनें लगी हुई रिक्शे वालों, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो मतलब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, और वो कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं जिसकी हद ही नहीं। अब आप देखें जी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ क्या होता है कि सारी चीज़ों की, कैरेज की, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, और मंडियों से जो बाज़ारों में जो चीज़ें आती हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। तो एक आम आदमी के अप्रोच से ये बिल्कुल बाहर हो चुका है। तो हमारा PDM का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही मुतालबा है कि ये जो कीमतें हैं इनको 25 जुलाई 2018 की सतह पर वापस लाया जाए, ताकि आदमी को रिलीफ मिले। और ये जो हमारे हज़रत साहब हैं, मैं तो यही कहूँगा जिन्होंने ये महंगाई जो है अपने कंट्रोल में, अपनी ज़ेर सरपरस्ती करवाई है, उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सदा साढ़े हत्थां च कासा न रासी, तेरे लाल होठां ते हासा न रासी, गैबी हत्थां दे हट्टन दी ढिले, तू तोले तू घटसे ते मासा न रासें। महंगाई की बढ़ती सूरत हाल है, इस कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में पीर सैयद नादिर शाह किरमानी के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताएगा। आज बिल्कुल कमालिया में पीर सैयद नादिर शाह करमानी के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ ज़िले वाइस चेयरमैन सज्जादा नशीन पीर सैयद अख्तर अब्बास करमानी साहब। पीर साहब, उर्स के हवाले से बताइएगा, कितनी अरसा से ये उर्स लगाया जा रहा है और ज़ायरीन बड़ी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उर्स बहुत कदीम है जी, ये तकरीबन इसको 250 साल हो गए, समझ लें कि 172 साल हो गए, और ये बहुत पुराना इधर है ये उर्स है। और अब तो ये एक सकाफती मेला जिस तरह आप कहते हैं वो भी साथ उसका भी जो है वो अपना हो गया है शुरू। और ये काफ़ी अरसे से ये गेम्स हो रही हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी सकाफत से रिलेटेड है, और उनके लिए इनामात दिए जाते हैं और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पे हर जो है
इसका जो है आप समझ लीजिए जो मैचेस होते हैं या कबड्डी वगैरह है या घोड़ दौड़, इन सब की एक कमेटियां हमने बना दी हैं और ये अरसा तकरीबन 50-60 साल से भी इससे भी ज़्यादा ये कमेटियां बन चुकी हैं। वो हर बंदे के ज़िम्मा वो कमेटी एक बैल दौड़ की है, एक घोड़ दौड़ की है, घोड़ा नाच की है, ठीक है, कबड्डी है, दो तीन किस्मों की कबड्डी होती है उसकी है, वॉलीबॉल के मैच होते हैं और ये हमारी सकाफत भी साथ साथ चल रही है। और बाकी जो बुज़ुर्गों की है महफिलें होती, महफिल समा वगैरह और कवाली शवाली होती, ये सारी जो वो हम एक दिन वो होती भी रहती हैं और आखिरी दिन जो है वो भी होती है। तो इस तरह से ये रसूमात हैं और ये पुरानी जिस तरह आ रही हैं चली आ रही हैं, तो इसी तरह हम भी उसको चला रहे हैं। तो बाकी जो है वो बस अल्लाह का शुक्र है, बाकी ठीक है। सब आते हैं अकीदतमंद दूर दूर से, पंजाब के तकरीबन जो माशाल्लाह पंजाब से बाहर भी हैं लोग, वो भी आ जाते हैं। कई लोग तो फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, पाकिस्तानी जो अगर सारा साल नहीं आते ईदों पे इस तरह, तो वो इस पे मेला पे और उस पे आते हैं ज़रूर। और इसके अलावा जो है मैं ये एक और गुजारिश करूँगा कि ये हमारे माशाल्लाह जो भी हुक्मरान आए और जो हम हुकूमत जो है ना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।